ठीक है, क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लीजिए एंड ट्राई टू गिव द आंसर। मानो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, कनिका एंड कौन कौन है क्लास में? चितवन कौर, सरडू, जर्सी। प्लीज सब लोग आंसर दीजिए, है ना? क्लास शुड बी इंटरेक्टिव। आप लोग आंसर देते रहिए। आपको आंसर नहीं आता फिर भी कोशिश करिए, चाहे गलत हो। ओके, हैबिट डेवलप करिए आंसर देने की। अभी पूरा समय है आपके पास, वी हैव 6 मंथ। ओके, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ठीक है। 1869 में जो है इसको चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को स्टैब्लिश किया गया था। इसका शुरुआती जो नेम था, ओरिजिनल नाम बोल सकते हैं, दैट इज द लैंडमैन सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ एंड रिफ्रेशिंग मेडिकेंसी। ओके, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा, पहला वाला। एग्जाम में आया हुआ था, ध्यान रखना। बिल्कुल, 1869, जिसको हम सीएस सोसाइटी बोलते हैं, उसका पूरा नाम ओरिजिनली विच इज फाउंडेड इन 1869 एज अ लंदन सोसाइटी फॉर दिस ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन गाइड्स द सोशल वर्कर टू रिकॉग्नाइज दैट। सी, आप लोगों ने नोट्स में पढ़ा होगा, उसमें मैंने जो प्रिंसिपल दी है सोशल वर्क के, जितने भी प्रिंसिपल है उसमें से एक प्रिंसिपल ये भी होगा इंडिविजुअलाइजेशन का। इसका मतलब क्या होता है? सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ये लास्ट ईयर पूछा गया था। थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए तो ज्यादा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर पाएंगे। एंड प्लीज मेंशन क्वेश्चन नंबर, थोड़ा इजी रहेगा समझने में मुझे। कनिका सी। ओके, साटू डी, सफर सी। ओके, कुछ के ऑप्शन सी भी है, कुछ भी है। देखो, इसमें लिखा है कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन गाइड्स द सोशल वर्कर टू रिकॉग्नाइज दैट ईच क्लाइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर of other identity is a person with a problem. Each, प्लीज म्यूट कर लीजिए। ईच क्लाइंट हैज अ राइट टू इंडिविजुअल सीक्रेट। राइट टू इंडिविजुअल सीक्रेट तो आपका उसमें आएगा ना, कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर। ईच क्लाइंट इज अ यूनिक इन हिमसेल्फ और हर सेल्फ, मतलब चाहे वो पुरुष महिला कोई भी अगर क्लाइंट है, वो हर एक पर्सन अलग है, यूनिक है, विशेष है। और ईच क्लाइंट हैज अ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। सेल्फ डिटर्मिनेशन कंसेप्ट अलग मतलब ये प्रिंसिपल है वो बताता है कि सबको अधिकार होता है डिसाइड करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए एज ए सोशल वर्कर आपके पास कोई क्लाइंट आया, तो वो क्या सर्विस लेना चाहता है आप उसको सर्विस बताएंगे। आप उसको बताएंगे कैसे आपकी जो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है, इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है, ये रिसोर्स की जरूरत है, और ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। बट आप उसको फोर्स नहीं कर सकते, यू कांट फोर्स एनीबडी कि दैट यू हैव टू टेक दिस पर्टिकुलर सर्विसेज फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, दिस एनजीओ, दिस वेलफेयर एजेंसी। दे हैव द राइट टू चूज। ओके, सेल्फ डिटर्मिनेशन मींस दे हैव द राइट टू डिसाइड। डिसीजन उनको खुद लेना है, ठीक है, खुद का डिसीजन होना चाहिए। तो वो तो आपका इसमें आएगा इंडिविजुअलाइजेशन में, क्या आएगा आपका? ईच क्लाइंट इज ए यूनिक इन हिमसेल्फ और द हर सेल्फ। इसका मतलब होता है कि एज ए सोशल वर्कर हमको लोगों की जो विशेषताएं हैं, यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनालिटी है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो नीड है हर क्लाइंट की, उसको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको डिफरेंट तरीके से हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्लाइंट जो है, हर एक इंडिविजुअल जो है अलग होता है, उसकी अपनी सर्कमटेंसेस होते हैं, अपना उनका
स्ट्रेंथ होती है, अपनी वीकनेस होती है, अपने चैलेंजेस होते हैं। ओके, तो हर एक पर्सन अलग होता है। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को, जैसे दो पेशेंट तीन पेशेंट है, उनकी एक ही प्रकार की प्रॉब्लम है, लेकिन वो डॉक्टर जो है तीनों पेशेंट को अलग तरीके से देखता है, क्योंकि उसको पता है तीनों अलग अलग हैं। दोनों सभी की जो सिविलिटी लेवल डिफरेंट होगा डिजीज का या कुछ भी। तो हर एक पर्सन अलग होता है, उसके चैलेंज अलग होते हैं, उसकी स्ट्रेंथ अलग होती है, उसकी वीकनेस डिफरेंट होती है, उसके सर्कमस्टेंसेस अलग होते हैं। दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअलाइजेशन, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट एंड वी हैव टू रिकॉग्नाइज फैक्टर्स सबकी प्रॉब्लम के अलग होते हैं, बिल्कुल। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। क्लियर है? ये सोशल वर्क का प्रिंसिपल है। यस, दिस इज द इंडिविजुअलाइजेशन इज द प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क। सेल्फ डिटर्मिनेशन इज आल्सो एक प्रिंसिपल है। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे। सोशल वर्क है, सोशल केस वर्क, सोशल ग्रुप वर्क, बहुत सारे डिफरेंट प्रिंसिपल। तो कुछ कॉमन होते हैं, कुछ डिफरेंट कैटेगरी में अलग अलग होते हैं। तो वी विल डिस्कस लेटर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग पर्सन वर एसोसिएटेड विद द चिपको मूवमेंट? इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ये देखना होता है कि क्या हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। सर, लास्ट वाली सोसाइटी 1869 का सीयूएस का पुराना नाम। देखिए, सीयूएस सोसाइटी होती है चैरिटी ओरिएंटेड सोसाइटी। सस्ता है, मतलब बहुत उनके नाम बहुत सारे हो सकते हैं। तो स्टार्टिंग में उसका नाम यही था जो मैंने उसमें लिखा था, लंदन से स्टार्ट हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। नाउ इफ यू लुक एट द ऑप्शन, चंदी प्रसाद भट्ट एंड गौरव देवी, सुंदरलाल बहुगुणा और पांडुरंग हेगड़े। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं, तो ये भी आप इनके बारे में, इनके नाम के बारे में अवेयर होंगे, पढ़ा होगा। एंड इफ यू लुक एट द ऑप्शन नंबर डी, पांडुरंग हेगड़े। ओके, ये जो है एक बोल सकते हैं कि ये साउथ से आते हैं, मतलब इनको हम जानते हैं जो अपीको मूवमेंट था। ओके, अपीको का मतलब क्या होता है? अपीको को जनरली इसमें कन्नड़ में बोला जाता है। इसका मतलब होता है हक करना। ओके, जैसे उत्तराखंड के अंदर जो मूवमेंट चला था, चिपको मूवमेंट। ओके, चिपको मतलब होता है हक करना। जो भी पेड़ है उनको हक करके डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, हम दिखाते हैं जिनको पेड़ों को काटना नहीं। इसी प्रकार से उसको कन्नड़ भाषा में हम हक को बोलते हैं अपीको। सो दैट इज द सेम काइंड ऑफ मूवमेंट जो कि स्टार्ट किया गया था, ओके, पांडुरंग हेगड़े के द्वारा, इन दी उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटका के अंदर। ओके, तो ये इससे जुड़े नहीं है, क्योंकि चिपको मूवमेंट तो अलग है और ये अपीको मूवमेंट अलग है। तो ये ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब जहां जहां पर, 1 सेकेंड, जहां जहां पर डी है उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ये तीनों आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। 1973 बिल्कुल, चिपको मूवमेंट आपका 1973 में स्टार्ट हुआ था। अपीको मूवमेंट आपका 1983 में। क्लियर है? और अपीको मूवमेंट पांडुरंग हेगड़े द्वारा स्टार्ट किया गया, और बाकी चिपको मूवमेंट में ये सभी के सभी थे। कौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी आपके जुड़े हुए उसी से, चंदिरम, सॉरी चंद्र प्रसाद बट, ये तीनों लोग जुड़े हुए हैं चिपको मूवमेंट से। क्लियर? ये फैक्ट भी याद कर लेना, एग्जाम में अगर आ सकता है, यहाँ से आ जाएगा। अपीको को मतलब होता है वही सेम, चिपको जिसको हिंदी में चिपको बोलते हैं या हक करना, अपीको का मतलब ये कन्नड़ में बोलते हैं हक करना। दिस इज द सिमिलर काइंड ऑफ चिपको मूवमेंट इन दी साउथ इंडिया। क्लियर है सभी को? तो अगर देखिए आप ऑप्शन एलिमेंट कर पाते हैं तो उससे भी आंसर आपका आ सकता है। ऑप्शन नंबर डी एलिमेंट हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन बचा है। अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है, जैसे इनके बारे में पता रहता है हम लोगों को, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, तो मे बी फॉरगेट द नेम इन दीज थ्री, so you can just eliminate the option and you will get the right answer. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। द सोशल वर्कर वर्क इन अ डाइवर्स कल्चर सेटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वर्क वैल्यू इज फंडामेंटल इन डेवलपिंग देयर कल्चर कम्पिटेंसी? पूछ रहे हैं कि कौन सी इसमें से सोशल वर्क वैल्यू होनी चाहिए
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, फंडामेंटल है, मौलिक है, कि कल्चर कम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए सोशल वर्क के अंदर, जब सोशल वर्कर किसी बहुत ही डाइवर्स कल्चर सेटिंग में काम कर रहा होता है, जहाँ का कल्चर बहुत ही डाइवर्स है, सोशल वर्कर वहाँ पर काम कर रहा है, तो उसमें जो फंडामेंटल चीज जो डेवलप करनी है, जो सोशल वर्क की वैल्यू होती है कल्चर कम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए, तो उसमें क्या होगा, कौन सी वैल्यू इज फंडामेंटल? चारों में से एक वैल्यू है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मौखिक है, किसी भी पर्सन के अंदर जो कल्चर कम्पिटेंसी है उसको बिल्डअप करने के लिए, डेवलप करने के लिए। चितवन ऑप्शन नंबर सी कनिका, ए मोहम्मद सिराज, सॉरी शहबाज, बी कनिका ए। ओके, माना हुए। सी यहाँ पर बात कर रहे हैं वो कि सोशल वर्कर विच इज वर्किंग वर्क इन दी डाइवर्स कल्चर सेटिंग, ऐसी जगह पर काम कर रहा है जहाँ पर काफी डाइवर्स कल्चर है, और पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी वैल्यू है चारों में से विच इज वेरी फंडामेंटल इन दी डेवलपिंग देयर कल्चर कम्पिटेंसी। अगर कल्चर कम्पिटेंसी को डेवलप करना है तो कौन सी वैल्यू होनी चाहिए? तो ऑफकोर्स दैट इज द अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। इसका मतलब क्या होता है? अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ? देखिए, कल्चर कम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए या बिल्डअप करने के लिए किसी पर्सन में, इसका मतलब होता है कि सोशल वर्कर दूसरे के कल्चर को समझे। कल्चर कम्पिटेंसी, इसका मतलब ये हुआ सिंपल। अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी, इसका मतलब है कि एक सोशल वर्कर है, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करेगा, उसको रिस्पेक्ट करना, उस पर इफेक्टिव तरीके से उनके साथ मिलकर के काम करे, और जो कि डिफरेंट डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, ओके, दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना, बिल्कुल। Okay, the culture competency is a kind of skill that social worker need to be developed through this social value, appreciating diversity। diversity किसकी? कल्चर की। जैसे जहाँ पर बहुत ही डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग हैं, तो उनके साथ काम करना है इफेक्टिव तरीके से, तो हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा उनके कल्चर को, उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, मतलब जो स्किल है कल्चर कम्पिटेंसी की वो हमको बिल्डअप करनी पड़ेगी। सो वी हैव टू फॉलो द वैल्यू दैट इज द अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी। ओके, एंड बाकी के भी सही है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइवर्स कल्चर सेट। जब सोशल वर्कर एक ऐसे माहौल में काम कर रहा है जहाँ पर बहुत ही डाइवर्स कल्चर है, देन वी हैव टू फोकस अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी, द फर्स्ट वैल्यू व्हिच नीड टू बी देयर व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द डेवलपिंग द कल्चर कम्पिटेंसी। सबकी कल्चर की तरफ जैसा नजरिया, एथनोसेंट्रिक अप्रोच नहीं रखना। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही बोल सकते हैं। क्लियर है सभी को? सो दिस इज द वैल्यू, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। फोकस डाइवर्सिटी पर है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द डाइवर्स कल्चर सेटिंग। All other value are also very important in the social worker, but when we talk about the diverse culture setting, then we have to focus on the appreciating diversity value. That is very fundamental. Clear? Everybody. Question number 7। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आंसर देने की कोशिश करिए। अगर आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आंसर लगा पाएंगे इसका। क्या क्वेश्चन लिखा है? कनिका ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शहबाज ए, वन डी डी।
7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, देखिए इसमें लिखा है कि व्हाट आर द की रीजन फॉर द सोशल वर्कर टू स्टडी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो सोशल रिलीजियस सामाजिक धार्मिक जो रिफॉर्म हुए या मूवमेंट जो चलाए गए देश के अंदर, उनको स्टडी हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है, क्या कारण है, सोशल वर्क को क्यों स्टडी करना चाहिए। मतलब एज ए सोशल वर्कर आप सोशल प्रैक्टिस करते हैं, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड इन सभी चीज़ों के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए क्यों। दीज आर द सम रीजन। द फर्स्ट वन दैट द फोकस ऑफ दीज मूवमेंट वाज ऑन द इंडियन सोसाइटी। क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडियन सोसाइटी फोकस है, ठीक है। द फोकस ऑफ दिस मूवमेंट वाज द सोशल इविल, जो सामाजिक बुराइयां कुरीतियां थी समाज के अंदर, उनको लेकर के समाज में उनको बदलाव करने के लिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुए थे, सामाजिक रिलीजियस मूवमेंट। तो ये भी ठीक है। तीसरा लिखा है कि दीज मूवमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स ऑफ सोसाइटी व्हेन एस्टैब्लिश सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस आर चैलेंज्ड। मतलब समाज के अंदर जो कुरीतियां पहले से एस्टैब्लिश थी, ओके, जैसे सती प्रथा या बाल विवाह या बाकी जो भी सामाजिक कुरीतियां थी जो कि एस्टैब्लिश थी सोसाइटी के अंदर, तो इस मूवमेंट से हमको ये समझ में आता है या ये मदद मिलती है, हेल्प मिलती है टू अंडरस्टैंड दी रिस्पॉन्स, द रिस्पॉन्स ऑफ सोसाइटी की समाज। तो उस टाइम पे सोसाइटी ने किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया, जो मूवमेंट चलाए गए उस प्रकार से उस टाइम पे सोसाइटी के द्वारा जो पहले से बने हुए सामाजिक कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उनको कैसे चैलेंज किया, तो उनको समझने के लिए एज ए सोशल वर्कर हमको मदद मिलती है। डी ऑप्शन लिखा है कि दीज मूवमेंट्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशल। समाज में बदलाव आता है, चेंज आता है, तो जो आइडियोलॉजी होती है उस टाइम की उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमको मदद मिलती है। ओके। इससे क्या होता है कि करंट में जो भी इशू चल रहे होते हैं सोशल वर्क के लिए इजी हो जाता है समझने के लिए, सोशल प्रैक्टिस करने के लिए उसको मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। क्योंकि उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है पास्ट से, इसलिए हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं या जो ये सामाजिक रिलीजियस मूवमेंट है, रिफॉर्म्स है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है। एडवोकेसी करने में मदद मिलती है, हेल्प मिलती है। तो चारों ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। क्लियर है। बताइए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर जो हम लोग डिस्कस किए थे कि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी वाज established in the year of 1877 in USA and the in which place। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बिल्कुल बफेलो न्यूयॉर्क के अंदर। तो बी मार्क करेंगे हम लोग पहले। ठीक है। ओके, बफेलो कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है, तो पहले बफेलो आएगा फिर न्यूयॉर्क आएगा, तो बी विल मार्क ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर बात कर रहे हैं इन्फॉर्म कंसेंट की। इसको पढ़िए, आंसर दीजिए। जो भी कोड ऑफ एथिक्स होते हैं उसमें यहाँ पर बात की जा रही है कि जो कोड ऑफ एथिक्स का हिस्सा है, NASW के द्वारा बनाए गए जो कोड ऑफ एथिक्स है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें जो इन्फॉर्म कंसेंट है एंड उसमें क्या इंक्लूड नहीं है, विच इज नॉट द पार्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर सी। देखिए, इन्फॉर्म कंसेंट का मतलब ये होता है कि जब भी सोशल वर्कर किसी क्लाइंट के साथ एंगेज होता है, कोई भी एक्टिविटी करता है या उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है किसी भी माध्यम से, तो इसका मतलब होता है कि जो पार्टिसिपेंट है या जो भी क्लाइंट है कोई पर्टिकुलर, उसको जानकारी होनी चाहिए कुछ चीज़ों की, कुछ इन्फॉर्मेशन की। ओके। जैसे कि जो नेचर है, मतलब जिस प्रकार की मदद की जा रही है, मदद दी जाएगी, इंगेजमेंट जो होगा वो किस प्रकार का होगा, उसको नेचर क्या है। ठीक है। और उसके अलावा एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टिसिपेंट, कितने समय तक जो है पार्टिसिपेशन होगा, उसके बारे में जानकारी देना होता है या कंसेंट लेना होता है, उसको बोल सकते हैं। वॉलेंट्री एंड रिटन कंसेंट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट,
ट्रांसपेरेंस होना चाहिए, हाँ। वो तो ठीक है, ट्रांसपेरेंस होगा ही। ठीक है, अब जो कंसेंट हो सकती है किसी भी रूम में हो सकती है, दैट में बी इन दी रिटन कंसेंट, लिख करके, जैसे कि जो प्रॉपर फॉर्मल जो तरीका होता है, ठीक है, लीगल प्रोसेस, या वर्बल कंसेंट भी हो सकती है, या वॉलेंट्री हो सकती है किसी भी रूम में। वो सभी की सभी वैलिड मानी जाएंगी, और उनको प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेड किया गया है, तो वो आपका इन्फॉर्म कंसेंट इस प्रकार से हो सकती है। तीसरा है डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क एंड बेनिफिट ऑफ पार्टिसिपेशन। अब इसमें ये भी बताया जाता है कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और क्या इसमें रिस्क भी है। जैसे डॉक्टर के पास अगर पेशेंट जाता है सर्जरी कराने के लिए या किसी प्रकार का, तो बताता है कि इसमें ये रिस्क है, ये हो सकता है, और सफल भी हो सकती है सर्जरी, तो वो सभी चीजें पहले बता देता है, तो जो कंसेंट ली जाती है फ्रॉम द पेशेंट, इसी प्रकार से यहाँ पर बताना जरूरी होता है कि जो भी मतलब जो डिस्क्लोजर करना होता है कि क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, दैट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि आपको चार ऑप्शन में से एक हटाना है, नेचर, एक्सटेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च। देखिए, वैसे ये ठीक है, मतलब ज्यादा गलत नहीं है अगर आप उसको देखेंगे, तो विच इज नॉट रॉन्ग, बिकॉज दैट इज कम अंडर द ब्रॉडर कैटेगरी, ब्रॉडर स्कोप के अंदर आ जाएगा, क्योंकि रिसर्च भी की जाती है सोशल वर्कर के द्वारा। सो विच इज नॉट रॉन्ग। बट वी व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑप्शन नंबर 4, तो तीन ऑप्शन आप देखेंगे, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं सिंपल पार्टिसिपेशन की। इसका मतलब है कि कोई क्लाइंट है या नंबर ऑफ पीपल है, दे हैव काइंड ऑफ एनी प्रॉब्लम्स और एनी, उनको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए किसी भी रूप में, तो क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं रिसर्च स्टडी की, रिसर्च स्टडी डायरेक्ट ऑप्शन से नहीं आएगा, वो अलग है, उसका नेचर अलग होता है। यहाँ पर हम केवल प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं और पर्सन से काइंड ऑफ जो है बोल सकते हैं कि उससे परमिशन की बात कर रहे हैं, कंसेंट की बात कर रहे हैं, तो रिसर्च स्टडी नहीं आएगा। बाकी सही है, नेचर किस प्रकार का है, एक्सटेंट किसने कितने लंबे समय तक, ड्यूरेशन कितना होगा पार्टिसिपेशन का, वो सभी चीज़ें सब कुछ डिस्कस की जाती हैं। रिटन कंसेंट होगी या वॉलेंट्री होगी या वर्बल होगी, वो सभी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी, क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या रिस्क हो सकता है उसके अंदर, वो सभी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। पर जनरली रिसर्च स्टडी उसका हिस्सा नहीं होता है, लेकिन दैट इज कम अंडर द ब्रॉडर कैटेगरी, बिकॉज सोशल वर्क का काम स्टडी रिसर्च भी करना होता है। बट वी कैन एलिमिनेट वन ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर चारों में से एक हटाना भी है, सो यू कैन जस्ट मार्क दिस। क्लियर है, तो ये सभी के सभी जो क्रिजुअल एस्पेक्ट हैं जो कि यहाँ पर लिखे हैं, दैट शुड बी कम्युनिकेटेड विद द क्लाइंट, विद द पार्टिसिपेंट, जो भी पार्टिसिपेंट है क्लाइंट है उसके साथ, उसको कम्युनिकेट करना जरूरी होता है कि जो भी हेल्प है उसका नेचर किस प्रकार का होगा, एक्सटेंड कितना समय तक, ड्यूरेशन कितनी होगी, वो सभी चीज़ें बताना जरूरी होती है, कम्युनिकेट करना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और जो रिसर्च स्टडी है जो है, दैट इज आल्सो कम अंडर द ब्रॉडर स्कोप ऑफ इन्फॉर्मिंग पार्टिसिपेंट या क्लाइंट। बट इसको आप एक ऑप्शन मानकर हटा सकते हैं। फर्स्ट थ्री में कहीं ना कहीं क्लाइंट की बात, सी क्लाइंट की बात तो यहाँ पर भी हो रही है, लेकिन क्योंकि रिसर्च स्टडी की बात कर रहे हैं, तो जो स्कोप अलग हो गया। देखिए, एक सोशल वर्कर का काम होता है कि क्लाइंट को हेल्प देना, मदद करना। जैसे मान लीजिए एक क्लाइंट है, तो वो हो सकता है डायरेक्टली वन टू वन काउंसलिंग ले रहा हो, ठीक है, क्लाइंट, या डायरेक्टली उसकी जो प्रॉब्लम है उसको लेकर के वो सोशल वर्कर की हेल्प ले रहा हो। और रिसर्च करना अलग चीज होता है, मतलब दोनों ही सही है, लेकिन दोनों का स्कोप अलग अलग है। रिसर्च करना और डायरेक्ट क्लाइंट से इन्वॉल्व होना, उसकी मदद करना, दोनों अलग अलग चीज होती है। ओके, तो इसको इसलिए हम उसको ऑप्शन नंबर डी को हटा देंगे, लेकिन वो गलत नहीं है, दैट इज कम अंडर द ब्रॉडर स्कोप ऑफ इन्फॉर्मिंग कंसेंट। लेकिन मान लीजिए कोई पेशेंट, कोई क्लाइंट ऐसा है जिस पे जो है स्टडी भी की जा रही है, उस पर रिसर्च भी की जा रही है, तो वो फिर तो सही हो जाएगा। लेकिन चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन आपको हटाना है, सो यू कैन मार्क ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 10, आपको यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, रिपोर्ट्स दी गई हैं। इन सभी रिपोर्ट्स का मैं एक कंपाइलेशन, एक पीडीएफ अलग से बना करके भेजूंगा। ओके, नोट्स में आप उसको डाउनलोड करके पढ़ लेना। बेवरेज रिपोर्ट, जो कि विलियम बेवरेज के द्वारा इसको रिपोर्ट को पब्लिश दिया गया था, और इसको हम बोलते हैं, इसका ऑफिशियल नेम क्या है, सोशल इंश्योरेंस एंड द अलाइड सर्विसेज। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था।
1942 के अंदर इसको जो है पब्लिश किया गया था। और विलियम बेवरेज के द्वारा, इनके द्वारा बताया गया कि यूके के अंदर उस टाइम पे देयर द फाइव जाइंट इविल्स, मतलब पांच बड़ी समस्याओं की चर्चा की थी उन्होंने। इन्होंने बताया कि अगर ये पांच बड़ी समस्याओं को हम टैकल कर पाते हैं, देन वी कैन मेक द चेंज इन द सोसाइटी, समाज के अंदर बदलाव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और वी कैन मेक द वेलफेयर स्टेट। ओके, सो दीज आर द फाइव जाइंट, उसमें क्या क्या था, इसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, डिटेल में समझ में आ जाएगा। इग्नोरेंस, वांट, आइडलनेस एंड डिजीज, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। सो दैट इज द 1942। सेकंड है शिवम रिपोर्ट, जिसको हम शिवम रिपोर्ट बोलते हैं। ये आपका 1968 के अंदर आई थी, इसको अभी हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है यंग हस्बैंड रिपोर्ट, इसको पब्लिश किया गया 1965 के अंदर। और लैंड कम्युनिटी रिपोर्ट, लैंड कम्युनिटी रिपोर्ट जो है पब्लिश हुई 1974 के अंदर। क्लियर है? अब जिसको हम लोग शिवम रिपोर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो एक कमेटी बनाई गई थी, उसके जो चेयरमैन थे इनका नाम था लॉर्ड फेडरिक शिवम। ओके, इसको पब्लिश किया गया था 1968 में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये जो है 1965 में एक कमेटी गठित की गई 1965 के अंदर। ओके, तो इस रिपोर्ट, ये जो कमेटी बनाई गई थी 1965 में, इसके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई। और जो भी मतलब उस टाइम पे जो सोशल सर्विसेज या जो सर्विस दी जाती थी, जैसे मान लीजिए डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे बच्चों के लिए चाइल्ड डिपार्टमेंट, वेलफेयर सर्विसेज दी जा रही है, मेंटल हेल्थ को लेकर के अलग डिपार्टमेंट है, अलग सर्विस दी जा रही है। होम हेल्प, जो लोग किसी प्रकार से कोई डिजीज है कुछ है, उनको डायरेक्ट हेल्प की जाती है, तो उनको अलग प्रकार की सर्विस दी जाती है। तो उसको लेकर के इन्होंने इस रिपोर्ट के द्वारा, जो लॉर्ड फेडरिक शिवम चेयरमैन थे इस रिपोर्ट के, उनके द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई। और उसके द्वारा उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हम सभी की सभी जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, उसको हम सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर ला सकते हैं। ओके, तो वो कुछ रिकमेंडेशन इनके द्वारा दी गई थी, इसको हम बोलते हैं सिंगल सोशल सर्विस डिपार्टमेंट, सोशल सर्विस डिपार्टमेंट। ओके, इन्होंने कहा कि ये सभी की सभी जो डिफरेंट सर्विसेज होती हैं, उसको हम एक, एक अम्ब्रेला डिपार्टमेंट या सिंगल एक डिपार्टमेंट के अंदर लाएं, और वेरियस जो फंक्शंस होते हैं उनको हम कनेक्ट करें, जोड़ें, तो आसानी होगी बेहतर बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचने में, उनकी जो हेल्प है उनको हम इंश्योर कर सकते हैं, चाहे वो चाइल्ड वेलफेयर हो, मेंटल हेल्थ हो, तो बाकी की सर्विसेज, जैसे बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एज, उनकी समस्याएं हैं, बच्चों की या महिलाओं की, बाकी की, या जो सिक पर्सन है मानसिक रूप से, आर्थिक रूप, किसी भी रूप से, तो उन सभी की समस्याओं को एक सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर टैकल किया जाएगा, हैंडल किया जाएगा। उसको लेकर के इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करके दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम बहुत जो वेरियस सोशल सर्विसेज होती हैं उसको कैसे हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं सिंगल डिपार्टमेंट के अंदर। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट इसमें है यंग हस्बैंड रिपोर्ट, जो कि 1965 में इसको बनाया गया। इसके बारे में किसी को कुछ पता है नहीं बड़ी? नो सर, मोहम्मद शहबाज और एनीवन? देखिए, इसका जो यंग हस्बैंड रिपोर्ट है, एक मिनट रुकिए, 1 सेकंड, इसको मैं क्लीन कर दूं।
ठीक है। ओके, जैसे कि यहाँ पर जो रिपोर्ट लिखा है, जितने भी नाम लिखे होते हैं ना, इसका मतलब होता है कि उस कमेटी के जो चेयरमैन रहे होंगे उस टाइम पे, जो कमेटी बनाई जाती है। ओके, गवर्नमेंट के द्वारा कोई कमेटी बनाई गई, कोई लॉ है या कानून है, उसको रिव्यू करने के लिए उसको लेकर के कुछ रिकमेंडेशन देना होता है, जो कि अपने इंडिया में भी होता है, तो इसी प्रकार से दुनिया भर में। तो उनके नाम से जो चेयरमैन होते हैं उस कमेटी के, उनके नाम से ही रिपोर्ट रहती है। जैसे यंग एंगेजमेंट रिपोर्ट है, तो ये उस टाइम पे जो चेयरमैन थे उस कमेटी के, 1 सेकेंड, हाँ, इनका नाम था एलिन यंग हस्बैंड। ओके, तो ये सी वाज दी चेयरमैन ऑफ दैट कमेटी। और इनका जो कंट्रीब्यूशन है इसमें बेसिकली है कि जो सोशल वर्क ट्रेनिंग दी जाती है वो उसको लेकर के था। इन्होंने कहा था कि जो एजुकेशन रिफॉर्म जरूरी है सोशल वर्क के अंदर, जनरल पर्पज सोशल वर्क ट्रेनिंग विद द नेशनलाइज सपोर्ट, बिल्कुल सही है, मानो। ओके, सोशल वर्क ट्रेनिंग विद द नेशनलाइज सपोर्ट। इनका फोकस था कि किस प्रकार से हम बदलाव, मतलब चेंज ला सकते हैं, रिफॉर्म्स ला सकते हैं, एजुकेशन चेंज ला सकते हैं सोशल वर्क ट्रेनिंग को लेकर के स्पेशली। तो इन्होंने चर्चा की थी, या बोल सकते हैं एडवोकेसी की थी, फॉर द एजुकेशनल रिफॉर्म्स इन दी सोशल वर्क ट्रेनिंग। इन्होंने कहा कि जितना महत्वपूर्ण एकेडमिक्स होता है, तो जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन होनी चाहिए और साथ साथ प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेनिंग भी उसी प्रकार की होनी चाहिए। जैसे आजकल सोशल वर्क हम लोग पढ़ते हैं, हमारे एमएसडब्ल्यू पढ़ते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, और साथ साथ फील्ड वर्क भी करते हैं संडे को या सैटरडे को कभी भी, जो कि कॉलेज के द्वारा ही जो है उसको बनाया जाता है इस प्रकार का प्रोग्राम, कि साथ साथ थ्योरी के साथ साथ हम लोग फील्ड वर्क भी करते हैं। तो उनका फोकस था कि किस प्रकार से जो एकेडमिक्स के साथ साथ हम थ्योरेटिकल फाउंडेशन को भी डेवलप करें सोशल वर्क प्रैक्टिशनर्स के साथ साथ। ओके, तो इनका फोकस था आपका सोशल वर्क ट्रेनिंग को, एजुकेशन रिफॉर्म की बात की इन्होंने वहाँ पर। ठीक है, उस चीज को इन्होंने एडवोकेसी की इस रिपोर्ट के अंदर। क्लियर है? सी टॉक क्लियर अबाउट है सर। फॉलोइंग academics and theoretical foundation फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस, जो भी प्रैक्टिस करते हैं सोशल वर्क, कि वहाँ पर थ्योरी के साथ साथ आपको एकेडमिक्स दोनों की जरूरत होती है। तो वी कैन से अ वेरी इंटीग्रेटेड अप्रोच। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट इसमें लैंड कमेटी रिपोर्ट, जिसको 1974 में जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया। इसके बारे में एनीबॉडी? देखिए, ये इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसके पहले जो रिपोर्ट, जो इस रिपोर्ट को लाया गया उसके पहले एक लॉ लाया गया था। इसको बोलते हैं हम अबॉर्शन लॉ रिफॉर्म एक्ट 1967। ओके, यूके के अंदर इस लॉ को लाया गया। और इस लॉ की बहुत सारी क्रिटिसिज्म वजह से, मान लीजिए इंडिया के अंदर जितने भी कुछ कुछ ऐसे लॉ बनाए गए सरकार के द्वारा, कानून बनाए गए, कि उनका क्रिटिसिज्म हुआ या पब्लिक के द्वारा उसको मतलब बोला गया कि इस लॉ को नहीं लाना चाहिए, सरकार को इसको वापस लेना चाहिए। तो इस प्रकार की दुनिया भर में, जैसे मान लीजिए कोई भी एक्ट आता है, तो अगर वो लोगों के कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि सही नहीं है उनके लिए, तो उसका लोग विरोध करते हैं, आंदोलन होता है। इसी प्रकार से इस एक्ट का भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ उस टाइम पे। तो सरकार के द्वारा कमेटी बनाई गई, इसको बोलते हैं लैंड कमेटी रिपोर्ट, लैंड कमेटी। उस लैंड कमेटी रिपोर्ट की कुछ रिकमेंडेशन आई होंगी, तो उस रिपोर्ट को हम बोलते हैं लैंड कमेटी रिपोर्ट 1974 में उसको लाया गया। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लैंड कमेटी रिपोर्ट। तो बेसिकली जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये जो इनकी रिकमेंडेशन थी, कहीं ना कहीं वो फेवर में ही थी इस एक्ट। ओके, तो बाद में इस रिपोर्ट को भी क्रिटिसाइज किया गया लोगों के द्वारा, इज वेरी काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि फेवर में थी इस एक्ट के, जो इस एक्ट के प्रोविजंस थे उसको लेकर के जो है इस रिपोर्ट को बनाया गया। तो ये 1974 में इसको पब्लिश किया गया। लैंड क्लार्क, नहीं नहीं, ये आपका एलिजाबेथ लैंड थे। एलिजाबेथ लैंड एज ए चेयरपर्सन।
क्लियर है सभी को? बोलिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा ना, यू कैन जस्ट प्ले, बस सीक्वेंस में लगाइए ऑप्शन नंबर ए सी बी डी। पहले ए आएगा, सी आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, ऐसे क्रम में लगा लीजिए। ठीक है, और इन चारों रिपोर्ट का एक मैं कंपाइलेशन दूंगा, पीडीएफ दूंगा, उसको आप एक बार डिटेल में पढ़ लेना, तो आपको और क्लियरिटी हो जाएगी। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको हम लोग अभी समझेंगे। देखो, यहाँ से तीन चार क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या है, द पॉपुलरली सी, वी हैव रिमेनिंग 2 मिनट इन दिस क्लास, सो अगर बीच में क्लास अपने आप कट जाए तो जस्ट मान लेना क्लास एंड हो गया। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन की। यहाँ पर पॉपुलरली नॉन दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क बाज स्टैब्लिश एज एन इनिशिएटिव ऑफ, ऑप्शन नंबर क्या होगा? यंग वीमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी और सोशल सर्विस लीग। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, अब क्वेश्चन यहाँ से ये इस प्रकार से बनते हैं कि वाई डब्ल्यू सी ए कब एस्टेब्लिश किया गया, किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और वाई एम सी ए कब एस्टेब्लिश किया गया और किसके द्वारा, बताइए। जल्दी से आंसर दीजिए सब लोग। 1885 में इसको इंग्लैंड में एस्टेब्लिश किया गया था। फाउंडर कौन है? मैरी जे कैनाड एंड इमा रॉबर्ट्स। और वाई एम सी ए इसको 1844 के अंदर, सॉरी ये गलत है, 1855। यस। किसके द्वारा? जॉर्ज विलियम। ये सब मैं भेज दूंगा अलग से नोट्स बना करके, तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जॉर्ज विलियम के द्वारा। ठीक है, और जो वाई एम सी ए, वाई डब्ल्यू सी ए, यंग वीमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन, यूके के अंदर पहले स्टार्ट हुआ, उसके बाद यूएसए के अंदर हुआ, तो यूएसए के अंदर जो है वो 1858 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर इसको बनाया गया। यस, बोल सकते हैं, सकता हूँ फिर भी। इसको पहले किस नाम से जानते थे, ये भी पता होना चाहिए, दैट इज लेडीज क्रिश्चियन एसोसिएशन। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो पुरुषों के लिए है, इसका पहला नाम था यंग मैन। ये तो आपका यही सेम है। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये जो है यहाँ पर, ये क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में बन सकते हैं।